चक्र भी दिया गया, तो उस ऑपरेशन के बारे में अगर बताना चाहें जिससे आपको भारत सरकार ने शौर्य चक्र से नवाजा सर। जी, ये ना अवार्ड से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अवार्ड के लिए चलिए मैं लकी था, मेरे को अवार्ड मिल गया, मेरे सीनियर्स ने हमारा नाम साइटेशन भेज दिया था। बट ऐसे बहुत सारे और लोग हैं ना जिनको कोई अवार्ड नहीं मिला हुआ है, बिल्कुल, लेकिन साथ में और टीम ही उन्होंने वर्क करती अरे है सर। टीम में, और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम कर रखे, बहुत कई लोगों ने मतलब बहुत अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं जिन्हों को अवार्ड नहीं मिला। तो ये बताना कि मेरे को अवार्ड मिला है तो मैं बहुत अच्छा हूँ, या मेरे को पर्सनली मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता है, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोग बेचारों को। नहीं, ऑपरेशन तो टीम से ही होगा सर। हाँ। देखो, दुनिया में एक अकेला आदमी तो ऑपरेशन नहीं करेगा, डेफिनेटली बिल्कुल। उस ऑपरेशन में पूरी टीम होगी सर। अगर कहीं भी कोई ऑपरेशन हाइड आउट बर्बाद करने जा रहे हो, कहीं रेड करने जा रहे हो, कोई आपका कोई एनकाउंटर हो, तो अकेला सिंगल आदमी तो है नहीं सर, ये पिक्चर तो हाँ, चल नहीं रही है। सिंगल आदमी वो था, वो जॉन रैम्बो, वो अकेले जा करके पता नहीं कहाँ का है। बट हम, और इनफैक्ट सिलेक्शन से ऐसे लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जाता है जो अकेला अपने आप को तीसरा खान समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सिलेक्शन में टीम के अंदर इकट्ठा होकर के कौन ऑपरेट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो या ये ऑपरेशन, हम मणिपुर में ऑपरेशंस कर रहे थे और सडनली कुछ एक दूसरे जगह थोड़ा सा हंगामा होता है, तो एक कम्युनिटी को लोग टारगेट कर रहे थे, तो बताया गया कि यार यहाँ स्पेशल फोर्सेस को मूव करो। बहुत कई सारे लोगों को मार दिया गया था, सिविलियंस को ना, वो किसी एक कम्युनिटी को दूसरा एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ज़्यादा वो नहीं बताना चाहता। तो हमें रातों रात मूव किया गया था, और वहाँ पे हमारे मूव करने के 10 दिन के अंदर ही हमने एक को मार दिया था। फिर कुछ दिन के अंदर हमने जो वहाँ कमांडर जो पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा था उनको न्यूट्रलाइज कर एरिया दिया कमांडर था। था वहाँ का। जी, एरिया कमांडर था। तो इस वजह से मुझे शौर्य चक्र मिला था। इसमें काफ़ी बदमाशी भी मैंने की थी। हाँ, मैं क्योंकि आप नए जगह में जाते हो, आपको उसके बारे में पता नहीं है, जो आपको मैप में दिख रहा है वही पता है। वहाँ पे एक मेन रोड था, पूरा बड़ा जंगल था, मेन रोड था, उसके अंदर कोई गया नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता वहाँ का। तो पहले तो मैं खुद ही अंदर जा करके देखने लगा, लुंगी वुंगी पहन करके ना, वो तब देखने में बच्चे लगते थे, तो स्टूडेंट बन करके अंदर गए, और अंदर जा करके मैंने कुछ दोस्त बनाए थे, उनके साथ अंदर जा करके देखा। तो अंदर जाके ना बातचीत में पता चला कि पास में ही एक वहाँ ना लकड़ी काटने के कैंप्स होते थे जंगल के अंदर। हाँ, तो आई डोंट नो लीगल है इलीगल है जो भी है, तो एक लकड़ी काटने वाला कैंप था, वहाँ पे हम बैठे थे और खाना खा रहे थे। तभी पता चला कि बगल वाले कैंप में मिलिटेंट्स आए हुए हैं। अब जंगल में इट कैन बी वेरी डिसोरिएंटिंग, आपको पता नहीं चलता है कि कौन से डायरेक्शन में क्या है। और आप सोचिए अकेले, अगर मेरे साथ मेरा बड़ी गया था वहाँ तक, बहुत तगड़ा बंदा है, तो आप हथियार तो लेके नहीं गया था, कोई जीपीएस नहीं, कुछ नहीं, समझ रहे। इनफैक्ट जीपीएस लेके गया था मैं, वो जीपीएस उस समय मोबाइल नहीं थे, तो मेरे को जब जीपीएस का फिक्स लेना होता तो मैं निकाल के ऐसे एक्टिंग करता था कि बहुत बात कर रहा हूँ, किसी में लगा कि हाँ कुछ मोबाइल है इनके पास, सैटेलाइट फ़ोन टाइप। तो या तो जा कर के लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए फिर मैं एक को लेकर के गया, अंदर जा कर के थोड़ा सा देखा कि कहाँ कैसा है, वापस आए, वापस आकर के इमीडिएटली ऑपरेशन लॉन्च किया, तो वहाँ पे एक सक्सेस मिला था। फिर बाद में 1 महीने के अंदर दूसरा ऑपरेशन लॉन्च किया। हमें कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, बस ये था कि अंदर मिलिटेंट्स आ रहे हैं और वहाँ पे कोई शायद मीटिंग ऑर्गेनाइज है, बस इतना जेनरिक इन्फॉर्मेशन, और कोई वो नहीं। अब ना उस एरिया में क्या हुआ था कि लोग जो मैं पहले शिकारी वाला बात कर रहा था ना, तो वहाँ पे बहुत सारे शिकारी होते थे और वहाँ पे कोई जूता नहीं पहनता था, तो लोग जूते के प्रिंट से बता देते कि यहाँ पे फौज आई हुई। तो वो छुपाना बहुत मुश्किल था, और वहाँ पे इतनी बारिश की हर जगह मतलब पानी पानी पानी, तो आप फुटप्रिंट्स बहुत ज़्यादा वो होते थे। तो हमने वहाँ पे बिना जूते के ऑपरेशन करना शुरू किया। पहले हमने कोशिश की कि वो करे, सिविल जूते पहने, बड़ा आपके 7-8 आदमी कहाँ गांव में एक साथ चलता है, देखा आपने कहीं? 1 या 2 आदमी चलता है, 2 या मैक्सिमम 3 आदमी एक साथ। तो यार वो देख करके बता देते थे। इसमें हमने पूरा ऑपरेशन बिना जूते का हमने, हाँ। जबकि एसएफ के सर, एक फौजी आदमी के लिए सबसे नाजुक उसके पैर होते हैं, सबसे नाजुक, हमेशा जूते कभी खुलते ही नहीं है सर। अगर आप देखो तो सबसे मतलब सॉफ्ट पैर ही है, क्योंकि पैर को खोलने का मौका नहीं मिलता। तो इसीलिए हमें टाइम लगा था, 1 महीने के आसपास। हम उस एरिया में पीटी से लेकर के सब कुछ बिना जूते के प्रैक्टिस करते थे, दौड़ते थे, सड़क पे दौड़ते थे, जंगल में घूमते थे। और ऐसे भी हुआ था कि कुछ सीनियर ऑफिसर्स आए और हम बिना जूते के उनको रिसीव कर रहे हैं। वो उनका बड़प्पन था कि उन्होंने कभी हमें टोका नहीं। बट या तो ऐसे करके जब हम गए थे तो बिल्कुल सरप्राइज मेंटेन था, किसी को पता नहीं चला क्या हुआ।
सर आपने पैरा एसएफ के अंदर 21 पैरा एसएफ को भी कमांड किया, 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप को भी कमांड किया सर, एनएसजी को। शायद हिंदुस्तान के अंदर इकलौती ऐसी एक यूनिट बोलूँ आपको, या जो स्काई मार्शल को पूरा कंट्रोल करती है, काउंटर ऑपरेशन भी करती है सर। तो दोनों देखो वहाँ भी एसएफ के ही हैं सर, ज़्यादातर आपको पैरा एसएफ के ही बहुत 52 के अंदर आते हैं। तो 52 के बारे में थोड़ा सा सर, 52 एसएजी के बारे में। जी देखिए, एनएसजी के अंदर 3 मेजर प्रकार के यूनिट्स हैं। 51 और 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप है, जिसमें सारे फौजी होते हैं। बिल्कुल सर, स्पेशल एक्शन ग्रुप, ठीक है। ये अल्टीमेट, ये पूरा पैन इंडिया नेशनल लेवल के फोर्सेस हैं। इसके अलावा आज स्पेशल रेंजर्स ग्रुप होते हैं, एसआरजीज, जो वो करती है, जो वीआईपी प्रोटेक्शन में होती थी, बट आई थिंक आजकल वीआईपी प्रोटेक्शन से हटा दिए। आई डोंट नो एग्जैक्टली आज के डेट पे क्या स्टेट है, बट जी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि उनको हटा देंगे करके। तो इसमें सीएपीएफ के लोग आते थे, जैसे असम राइफल से लेकर के पैरामिलिट्री फोर्सेस के सारे आते थे। और इसके अलावा बॉम्बे अटैक के बाद में स्पेशल कंपोजिट ग्रुप्स बनाए गए थे, हब्स बनाए, जो रीजनल हब्स, जैसे कि मुंबई में है, गांधीनगर में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है। तो यहाँ पे एक मिक्स फोर्स होती है, फौज के कुछ एलिमेंट्स होते हैं और सीएपीएफ के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। 51 और 52 ये दोनों पैन इंडिया है। पैन इंडिया मतलब कहीं भी होता है वो रीजनल टास्क फोर्स, तो वहाँ जा कर के इमीडिएटली कर ही लेगी जो उनको करना है। इसके बाद अगर और ज़रूरत पड़ती है कुछ, आज के डेट में ना अगर आप पैटर्न देखें तो पैटर्न बैठ करके ये ISI वाले प्लान कर रहे हैं, और इन्होंने अगर करना है तो इनको जब पता है तो ये एक टारगेट तो करेंगे नहीं। जैसे बॉम्बे हुआ था, 4-5 अलग अलग जगह एक साथ साइमल्टेनियसली अटैक करेंगे ताकि आपकी जो वहाँ पे फोर्स है वो बढ़ जाए। तो इसमें है कि इमीडिएटली जाकर के जो कंटेन करना है वो हर स्टेट गवर्नमेंट के अपने पुलिस फोर्सेस भी हैं, वो जाकर के वहाँ पे इमीडिएटली जाकर के कंटेन और ऑपरेशन शुरू कर देंगे, बिकॉज वो एनर्जी हैं, दे आर ऑल ट्रेन फॉर इट एंड दे आर एज गुड। और साथ ही साथ यहाँ से स्पेशल एक्शन ग्रुप्स लॉन्च होंगे। सो 51 का मेन टास्क और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस ही है। 52 का मेन रोल काउंटर हाईजैक है और स्काई मार्शल ड्यूटीज़ की। अगर पूरे देश में कहीं भी हाईजैक टाइप की चीज़ होती है तो दिस इज़ वन यूनिट। अब मैं एग्जैक्टली ये नहीं बोलूँगा कि कैसे ऑपरेट करती है, कहाँ इसके डिटैचमेंट्स होती हैं और कहाँ से एज अ सिक्योरिटी रीजन कैसे जा करके कहीं से भी ऑपरेशन कर सकती है, किस टाइम फ्रेम के अंदर ऑपरेशन कर सकती है। बट जी हाँ, इससे पहले कि कोई सोच सके कि क्या हो रहा है, दे गोइंग टू बी देयर सर। जैसे या प्लीज नहीं, जैसे 52 की बात करें, हमने 24 दिसंबर 1999 को एक हाईजैक हुआ था ICR 114, जिसको काठमांडू से गंदार। तो कहते हैं ऐसे चाहती तो 52 एक्शन ले सकती थी सर अमृतसर के अंदर। तो ऐसा क्या हुआ कि उसको ये मतलब हम इसको मतलब किस चीज़ में तालमेल में कमी रह गई? एक कमांडर होने के नाते, एक लीडर होने के नाते आपको लगता है कि यानी इस ऑपरेशन को रोका जा सकता था अमृतसर के अंदर, इस हाईजैकिंग को जब फ्यूल भराया उन्होंने? तो कहीं ना कहीं सर, क्योंकि हमारे पास इतनी मतलब दुनिया की बेहतरीन फोर्स में से एक 52 SAG, फिर भी वो प्लेन को लेकर गए। देखिए हाईजैक टाइप की जो चीज़ है ना, वो एक नेशनल क्राइसिस है। ये एक नॉर्मल काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, बिकॉज अगर किसी ने हाईजैक किया है तो वो सीधा आपके देश के इज्जत को टारगेट कर रहा है। इट्स ए नेशनल इमरजेंसी। आप समझ रहे? तो उसको टैकल करने के लिए ना एक पूरी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी होती है, वो बड़े लेवल पे ना, एंड पूरे देश के रिसोर्सेज वहाँ पे लगा दिए जाते हैं। और इस पूरे जो रिसोर्सेज का जो वो है, पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 52 SAG बहुत बाद में और बहुत लास्ट में आती है। हाँ बिल्कुल, एज एक्शन के लिए सिर्फ। हाँ, उसको हम कहते हैं द लास्ट एरो इन द क्विवर। मतलब आप अर्जुन का मान लीजिए, उसमें बहुत सारे एरो कैरी करते हैं, उसमें आखिरी एरो है 52 कि अब जा कर के एक्शन करना है। इससे पहले जब एयरक्राफ्ट हाईजैक होता है, पायलट के कुछ रोल होते हैं। ये तो मतलब हर जगह सिखाया जाता है, तो ये मैं कुछ कॉन्फिडेंशियल नहीं बता रहा हूँ, बट पायलट का रोल होता है वो 7600 वो फटाफट उसमें डाल देना है। ATC का रोल होता है, ATC ने उसको गाइड करना है कि अगला, देर आर सम प्लेसेस जहाँ आपको जाना चाहिए, देर आर सम प्लेसेस जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। ATC का रोल होता है। इंडियन एयरफोर्स का रोल होता है, जो यहाँ पे एनी कॉम्बैट एयर पेट्रोल आसपास, उसको जा करके इमीडिएटली उसको एकम्पनी करके जाना चाहिए।
कि अगर वो देश के बाहर जा रहा है, ऐसे कोई जगह जा रहा है जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए। 9/11 में जाकर के क्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मार दिया। अभी जाकर के अगर पीएमओ में या पार्लियामेंट में या कहीं जाकर के एयरक्राफ्ट क्रैश कर देगा तो देयर हैज़ टू बी एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स का प्लेन उसके साथ जाना चाहिए। अब जिस एरिया में वो अगर लैंड करना चाहे, है कि नहीं, ज़्यादातर तो क्या है कि हाईजैक आज के डेट पे या कभी भी एयरक्राफ्ट किसी ने हाईजैक क्यों किया है? बस कर सकता था, ट्रेन कर सकता था, कोई बिल्डिंग को ले सकता था। एयरक्राफ्ट क्यों किया है? एयरक्राफ्ट इसीलिए किया है क्योंकि वो जो दो कंट्रीज़ के बीच में डिप्लोमेसी या जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, उसमें जो फॉल्ट लाइंस है उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो उसने एयरक्राफ्ट पहले तो हाईजैक किया ही नहीं है कि भैया यहीं पे आकर के लैंड करेगा। बिल्कुल 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 सर। उसने तो एयरक्राफ्ट इसलिए हाईजैक किया कि मैंने तो लेके जाना है, तो वो दूसरा चैलेंज है। आप समझ रहे हैं? तो 814 के टाइम पे इट वाज कोइंसिडेंटल कि उस समय उनके पास फ्यूल नहीं था या व्हाटएवर, जो पायलट थे मिस्टर देवी शरण आई थिंक, या तो ही वाज गुड इनफ कि उन्होंने लैंड कराया उसको। लैंड करने के बाद में मौका मिला कि वो एयरक्राफ्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसको ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, बट मैं आपको कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि 52 SAG का इसमें कोई फेलियर तो था नहीं। मैं बिल्कुल अब 52 SAG जब मोबिलाइज होता है तो किसी ने एयरक्राफ्ट देना है। एयरक्राफ्ट अगर आप उस एयरपोर्ट पे लेके जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं लेके जा सकते तो आप कहीं और लैंड करेंगे। हो सकता है हाईजैक एयरक्राफ्ट है, लेकिन आप सारे अगर किताबें भी पढ़ लें हाईजैक एयरक्राफ्ट कहीं पे खड़ा है तो ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे आप लैंड कर पाओ, कहीं और लैंड करोगे। अगर आप कहीं और लैंड करोगे तो आपको किसी ने हेलीकॉप्टर्स देने पड़ेंगे, किसी ने आपको गाड़ियाँ देनी पड़ेंगी। कौन देगा वहाँ पे ग्राउंड पे? किस टाइम फ्रेम में देगा आपको? कैसी वाली गाड़ियाँ देगा? कैसे वाले हेलीकॉप्टर्स देंगे? फिर वो हेलीकॉप्टर आकर के कहाँ आपको खेत में, खलिहान में कहाँ छोड़ेगा? वहाँ पे किसी ने आपको एक्टिवेट करना है, वहाँ पे आपको किसी ने गाड़ी देनी है। तो ये जो पूरा महकमा है ना, मतलब बताना था यार ये फेल हो गया, वो फेल हो गया, बताना बहुत आसान है, बट एट अ नेशनल लेवल ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, प्रैक्टिस भी होती रहती हैं हर जगह। हर साल पता नहीं कितने ज़्यादा जगह जाकर के एक्सरसाइजेस चलती हैं और ये प्लान होती रहती हैं। तो यस, शायद हम बेहतर इसको हैंडल कर सकते थे, बट होता है कुछ चीज़ें आपको समय समय पे सिखाने के लिए होती हैं कि उससे आपके ड्रिल्स इम्प्रूव होते हैं। एंड वो वाला अगर हुआ था तो रनवे अगर 3 किलोमीटर का है, वो एयरक्राफ्ट बीच में खड़ा था, उन्होंने स्विच ऑफ नहीं किया था, वो इंजन घूम रहा था और फिर सडनली जब उनको लगा कि वो फ्यूल टैंकर आ रहा है, उसको रास्ता रोक देगा, तो इट टेक्स ऑफ, वहाँ से वो टेक ऑफ करता है बीच से जाकर के। तो काफ़ी रिस्की प्रोपोजिशन था सर। NSG को लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं। जब भी आप लोग ऑपरेशंस में जाते हैं तो क्या लगता है सर, क्योंकि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कुछ है ही नहीं इसके पीछे, तो कितना प्रेशर होता है? अगर मैं बोलूँ यार भाई तुम ही मेरा ब्रह्मास्त्र हो, अगर तुम नहीं चले तो पीछे कुछ है ही नहीं, उस टाइम में कितना प्रेशर उस टीम के ऊपर सर, किसी भी ऑपरेशन के लिए? क्योंकि बाद में तो कुछ है ही नहीं ना सर, देश ने क्या बोलते हैं, तुम तो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो भाई, तुम्हारे बाद तो कुछ है ही नहीं सर। तो कितना प्रेशर रहता होगा एक ऑपरेशन को करते समय सर? जैसे बहुत सारे ऑपरेशन करे ऐसा ने या NSG ने, मैं गिनूंगा तो शायद टाइम ही ख़त्म हो जाएगा, तो एक चीज़ के लिए उस प्रेशर कितना होगा सर उस टाइम? देखिए, बहुत सही बोल रहे हैं आप। स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन तो अलग होते हैं, बिल्कुल, वो तो जाकर के करके वापस आते हैं, किसी को पता नहीं चलता। बट NSG के ऑपरेशन ऐसा होता है कि आपका पूरा नेशनल मीडिया से लेकर के उस दौरान और सारे टीवीज़ में और कुछ चल ही नहीं रहा होगा, कुछ नहीं चल रहा होगा सर, बिल्कुल सिर्फ आप ही का चल रहा होगा, आप ही का बार बार दिखाया जा रहा होगा कि कैसे NSG हेलीकॉप्टर से लैंड कर रही है। अब क्या है ना कि NSG में मैं जब गया था तो आई वॉज लकी कि मैं ग्रुप कमांडर के रोल पे गया था। बिल्कुल, ग्रुप कमांडर मतलब